सो वेलकम बैक टू द क्लास स्टूडेंट्स। देखो आज की क्लास में हम करने वाले हैं टॉपिक पेंशन अंडर इनकम टैक्स। क्या इस पे से हमें सीए और सीएमए इंटर में क्वेश्चन मिलता है? हाँ जी, डेफिनेटली सैलरी चैप्टर में आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल जाता है। तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है। देखो, एक तो होता है कि भाई ये जो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अब वो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है। सो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू द एम्प्लॉयर, उसको एम्प्लॉयर क्या दे देता है? उसकी सैलरी और पे, ठीक है। अब सैलरी तो उसको मिल गई, लेकिन क्या रहता है कि अब ये जो एम्प्लॉय है भाई ये हो गया रिटायर, ठीक है, बहुत काम कर लिया, अब इसका मन नहीं है, इसने रिटायरमेंट ले ली। चलो जी, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ये रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद भी ये जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को, उस पर्सन को उसकी पास्ट सर्विसेज के लिए कि उसने भाई पिछला जो है इतना अच्छा काम किया है, इतना टाइम पीरियड तक उस कंपनी के साथ था, वो उस एम्प्लॉयर के साथ था, उसके बदले में कंसीडरेशन देता है। सो कंसीडरेशन विच इज गिवन फॉर द पास्ट सर्विसेज, नॉट फॉर द प्रेजेंट सर्विसेज, ठीक है, दैट इज नॉन एज पेंशन। तो पेंशन क्यों दी जाती है? कंसीडरेशन फॉर द सर्विसेज विच हैव गिवन इन द पास्ट टाइम पीरियड, नॉट इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड। ये क्लियर कर लो, ठीक है। अब बात आती है, हमें तो लेना देना है, क्या इस पे इनकम टैक्स लगता है? बिल्कुल लगता है। किस हिसाब से लगता है वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। क्या इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे मैम? हाँ जी, डेफिनेटली करेंगे। सो देखो, एक तो स्टूडेंट्स ये जो पेंशन है ना, इसकी दो टाइप्स हैं। साथ साथ में मैं तो कहूँगी ये नोट्स ज़रूर बना लेना। और एक बात और, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इंटरमीडिएट टैक्सेशन के लिए आइदर ऑफ इनकम टैक्स और जीएसटी हम बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास में कवर करने वाले हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। आपको अगर किसी टॉपिक में कोई डिफिकल्टी लग रही है फॉर द टैक्सेशन, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो। वहाँ बता सकते हो कि मैम ये टॉपिक कवर कर दो। ओके, चलो। अब कितने टाइप की होती है ये पेंशन? पेंशन के ना दो टाइप है। एक होता है कम्यूटेड, क्या होता है? कम्यूटेड, एंड द सेकेंड वर्जन अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड क्या होता है? कम्यूटेड एंड द अनकम्यूटेड। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द अनकम्यूटेड पार्ट। अनकम्यूटेड का मतलब है कि ये वाली जो पेंशन है ये पीरियोडिकली मिल रही है, हर महीने मिल रही है कि भाई हर महीने जो है तुमको पेंशन मिलेगी 10,000 रुपये, ठीक है, 1,200 रुपये, 12,000 रुपये। अमाउंट कैन बी एनी थिंग, ठीक है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, एनी अमाउंट इट कैन बी। अब जो पीरियोडिकली मिल रही है, आइदर इट इज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कैसे भी वो पीरियोडिकली मिल रही है, उसको कहते हैं अनकम्यूटेड। क्या कहते हैं? अनकम्यूटेड। कम्यूट का मतलब होता है लमसम, इकट्ठा ले लेना, एक साथ ले लेना। एक साथ नहीं ले रहा, सो दैट इज अनकम्यूटेड। क्लियर? सो इट इज रिसीव्ड पीरियोडिकली, रिसीव्ड पीरियोडिकली। अब ध्यान रखना, जब भी पेंशन पीरियोडिकली मिल रही है, एक साथ में नहीं ली है, लमसम नहीं ली है, सो इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। देखो, एम्प्लॉयज की कैटेगरी सैलरी चैप्टर में दो टाइप की चल रही है। एक होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पूरे सैलरी चैप्टर में हम यही पढ़ते आए हैं। एक होते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दैट इज प्राइवेट एम्प्लॉयज। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए ही, याद रखना बच्चों, दोनों के लिए ही ये जो पीरियोडिकली उसको पेंशन रिसीव हुई है, यानी जो अनकम्यूटेड है, कम्यूट नहीं करी, दैट विल बी टैक्सेबल। गवर्नमेंट के लिए भी, नॉन गवर्नमेंट के लिए भी। हम काफ़ी केसेस में गवर्नमेंट के लिए जो सैलरी के जो पॉइंट्स है, पर्क्स आ रहे हैं, वो हम एग्जाम रखते हैं, लेकिन नहीं होगा ये एग्जाम, टैक्स लगेगा। ये यहाँ का मेन पॉइंट था। अब बात आती है, अगर कम्यूट कर ली, यानी भाई वो कह रहा है सुनो जी मैं तो एक साथ ले लूँगा। अब बताओ, अगर वो एक साथ ले रहा है, एक बारी में ले रहा है, तो क्या उस केस में भी, यानी लमसम ले रहा है, तो क्या तब भी टैक्स लगेगा? समझते हैं। अगर उसने कम्यूट करवा ली, यानी लमसम ले ली, लमसम मीन्स एक साथ ले ली। मान लो 2 लाख की पेंशन थी, भाई मुझे एक बारी में दे दो, बार बार नहीं चाहिए, ठीक है, एक बारी में 2 लाख दे दो। तो इस केस में स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे, दो बात चेक करनी है, क्या लमसम ले रहा है। अब ऐसा भी वो कर सकता है कि मान लो, एग्जाम्पल लेती हूँ, कि उसका ना 2 लाख रुपए का पेंशन था। उसने कहा एक काम करो, इस पेंशन को 2 पार्ट्स में दे दो, 60% मुझे लमसम दे दो, ठीक है, और 40% जो है मुझे
अनकॉम्यूट दे दो, यानी पीरियोडिकली देते रहना, हर महीने देते रहना, 10 महीने में दे देना, जैसे भी, लेकिन इसका जो 60% पार्ट है वो मुझे आज ही दे दो, ठीक है, उसको मुझे कॉम्यूट कर दो। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पेंशन में कॉम्यूट और अनकॉम्यूट दोनों आ रहे हो। क्लियर? तो देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि ऐसे केसेस में जब भी कॉम्यूटेड की बात आएगी, मैंने क्या बोला, जब भी कॉम्यूटेड की बात आएगी तो स्टूडेंट दैट, अच्छा मैम एग्जाम्पशन देने वाले हो क्या? हाँ, एग्जाम्पशन का सेक्शन कौन सा है लिख लो। सो इस केस में स्टूडेंट्स एग्जाम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10A, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10A है, ठीक है, याद रखना इसको, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है, तो सेक्शन नंबर याद कर लोगे सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आता है, पेंशन से क्वेश्चन आता है। चलो अब यहाँ पर हमें देखना है एग्जाम्पशन कैसे मिलेगी। अगर तो जी वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुली एग्जाम्प्ट है। कौन सा फुली एग्जाम्प्ट है? जो कॉम्यूटेड पार्ट है, ठीक है, अनकॉम्यूटेड नहीं, फुली एग्जाम्प्ट। देखो क्या बोला, जैसे कि 2 लाख रुपीज 60% उसने कहा था कि आप मुझे ना इसको कम्यूट कर दो, एक साथ दे दो, तो 2 लाख का 60% कितना हो गया? 1,20,000। इस 1,20,000 अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सो फॉर दिस पर्टिकुलर 1,20,000 उसको फुल एग्जाम्पशन मिल जाएगी, 1,20,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, और बाकी के जो 80,000 रुपीज़ हैं, 2 लाख का 40% दैट इज 80,000 रुपीज़ पीरियोडिकली मिलेगा, वो उसके लिए टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। तो जो कम्यूटेड पार्ट है वो एग्जाम्प्ट हो गया। अब बात आती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रहेगा ये देखते हैं। चलो आइए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्टूडेंट वी हैव टू चेक कि ये जो एम्प्लॉय है क्या उसको ग्रेच्युटी रिसीव होती है या फिर ग्रेच्युटी रिसीव नहीं होती, ठीक है। अब इसका भी फर्क पड़ेगा, हाँ जी पड़ेगा, आओ देखते हैं। तो देखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में मैं NG लिख रही हूँ इसको, ठीक है, अरे नोट्स में पूरा लिख लो ना, यस। अब ये देखना है कि यहाँ पर क्या इसको ग्रेच्युटी रिसीट होती है, रिसीप्ट ऑफ ग्रेच्युटी, या उसको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हो रही, नॉन रिसीट। क्या बोला मैंने, ये देखना है भी उसको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है या उसको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट डालने वाला है। अगर तो उसको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है, पेंशन भी ले रहा है, ठीक है, ग्रेच्युटी भी ले रहा है, ठीक है, यानी ज़्यादा ही फ़ायदा हो रहा है इसको, तो इसको एग्जाम्पशन कितनी देंगे वो देखो स्टूडेंट। एग्जाम्पशन जो होगी यहाँ पर, एग्जाम्प्ट अमाउंट जो होगा वो रहेगा, देखो यहाँ पे, उसके लिए एग्जाम्पशन होगी 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। फॉर एग्जाम्पल इन आर एग्जाम्पल टोटल पेंशन कितनी थी, 2 लाख रुपए, सो 1/3 ऑफ 2 लाख रुपीज़। यहाँ ये नहीं देखना कॉम्यूट कितना किया, अनकॉम्यूट कितना किया, कॉम्यूट किया है एग्जाम्पशन मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी, टोटल पेंशन का 1/3। क्या बोला मैंने आपको, टोटल पेंशन का 1/3। क्लियर? अब बात आती है, अगर मान लो ही इज इन नॉट इन रिसीट ऑफ ग्रेच्युटी, तो एग्जाम्प्ट कितना रहेगा। सो इन दैट केस स्टूडेंट, अच्छा बेचारे को ना ग्रेच्युटी नहीं मिलती, ध्यान से मेरी बात समझना, बताऊंगी बेचारा क्यों कहा, बेचारे को ग्रेच्युटी नहीं मिलती, पेंशन मिल रही है। देखते हैं कितना एग्जाम्प्ट होता है। तो इन दिस केस हाफ ऑफ टोटल पेंशन, हाफ ऑफ टोटल पेंशन, ठीक है, यानी फॉर हमारे एग्जाम्पल में 1/2 ऑफ 2 लाख शेल बी एग्जाम्प्टेड। अब बात आती है कि मैम देख लो भाई, देख लो, लिख लिया, ठीक है मैम आपने ना इसको बेचारा क्यों कहा था। तो देखो स्टूडेंट, मान लो पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि उसको ना ग्रेच्युटी भी मिल रही थी, तो उसके केस में कितना पे टैक्स लगा देखिए। तो देखो इसके केस में 1/3 ऑफ 2 लाख रुपीज़, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 66,667, ठीक है, डेसिमल्स छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है, उसको राउंड ऑफ कर दिया, 66,667, यानी टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर, 2 लाख रुपीज़ में से 66,667 जो है वो एग्जाम्प्ट रहा, तो ये आ गया हमारे पास 1,33,333। क्लियर? अगर यही केस में ये वाला देखूँ जहाँ पर उसने जो है ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करी, सो कितना एग्जाम्प्ट हो गया, 1/2 ऑफ 2 लाख दैट इज 1 लाख रुपीज शेल बी एग्जाम्प्टेड है। तो टोटल पेंशन में से टैक्सेबल देखते हैं कितना आया। टैक्सेबल अमाउंट था 2 लाख रुपए माइनस 1 लाख रुपए,
तो सिर्फ 1 लाख रुपए पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक तरीके से मेमोरी टेक्निक है कि देखो जब एग्जाम में मैंने भी अपने सीए इंटर में ये सोचती थी यार यही ध्यान नहीं रहता कि 1/3 कब था और 1/2 कब था, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मेरी मेमोरी टेक्निक हमेशा से यही रही है कि अगर उसको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है यानी उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है तो उसको टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगाओ, यानी कि उसके केस में 1/3 ही एग्जाम्प्ट करो। कम एग्जाम्पशन दी तो टैक्सेबल ज़्यादा हुआ, और अगर उसको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हो रही है तो उसको ज़्यादा एग्जाम्पशन दे दो, तो इन दैट केस 1/2 ऑफ टोटल पेंशन शेल बी एग्जाम्प्टेड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? क्लियर है सबको? तो इसका एक क्वेश्चन कर ले। ठीक है, अब सीए इंटर पे आ जाओ एक बार आप, यानी स्टडी मटेरियल पे आ जाओ। स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। अच्छा हाँ, एक बात और नोट्स में ज़रूर लिख लेना, ठीक है, मैं भूलने के विषय। लिखो फटाफट से लिख लो। मैम एग्जाम्पशन जो है यहाँ पे वो क्या दोनों केसेस में मिलती है, यानी अंडर बोथ रेजिम मिलती है या फिर वो सिर्फ न्यू रेजिम में मिल रही है, ठीक है, या सिर्फ ओल्ड रेजिम में मिल रही है? तो स्टूडेंट दिस विल बी अवेलेबल फॉर बोथ रेजिम्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड रेजिम वालों को मिलेगी, नहीं, दिस विल बी अवेलेबल फॉर बोथ रेजिम। इसका मतलब चाहे डिफॉल्ट में है चाहे ओल्ड में है, दोनों को ही ये एग्जाम्पशन मिलेगी। क्लियर? दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर आपको इसी पे क्वेश्चन कर सकता है कि भाई उसको वो ओल्ड रेजिम में, अब वो डिफ़ॉल्ट रेजिम में है, न्यू रेजिम में है, बताओ एग्जाम्पशन मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो गलती मत करना। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पर आ जाइए। ICAI स्टडी मटेरियल से करवा रही हूँ। अगर कोई CMA इंटर स्टूडेंट इसको देख रहा है सो आप यहाँ से कर लो, उसके बाद अपने CMA स्टडी मैथ से देखो, क्वेश्चन सेम ही होंगे, सिर्फ नाम में डिफरेंस होगा, फिगर्स में। फिर भी स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ तो आप स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड हमारी इलिस्ट्रेशन नंबर 3। अब यहाँ पर बात आती है, अच्छा मैम कौन से मटेरियल से करवा रहे हो? ICAI स्टडी मटेरियल। इवन द CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आप भी इस क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ द स्ट्रीम्स। ठीक है, देखो, मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन 1 October 2024 इज रिसीविंग ₹5,000 पर मंथ एज पेंशन। एक मिस्टर सागर हैं जो कि रिटायर हुए हैं 1 अक्टूबर 2024 को। सागर कब रिटायर हुआ है? सागर गॉट रिटायरमेंट ऑन 1 October 2024, ठीक है, एंड इज रिसीविंग ₹5,000 पर मंथ एज पेंशन। अब पहली गलती तो बच्चे यहीं पे कर देते हैं, उनको लगता है रिटायर हुआ है, ठीक है, रिसीविंग है यानी वो शुरू से ले रहा है पेंशन। स्टूडेंट पेंशन कब मिलती है? फॉर द पास्ट सर्विसेज। इसका मतलब जिस दिन वो रिटायर हुआ है भाई उसके बाद से ही तो उसको ये पेंशन मिलेगी, यानी ही इज रिसीविंग पेंशन फ्रॉम 1 October 2024। क्लियर? ऑन 1 February 2025 ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन। उसने क्या किया? 1 February 2025 को ये बोला भाई मेरी 60% की पेंशन कम्यूट कर दो और उसकी जगह मुझे 3 लाख रुपए दे दो एज कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन अज्यूमिंग वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर है और ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है, और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है लेकिन उसको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हो रही। लेट्स डू द क्वेश्चन। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड कि भाई वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आइए देखते हैं। फर्स्ट केस में इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि भाई इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर तो वो पर्सन जो है वो लमसम ले रहा है, एक साथ में ले रहा है, लमसम यानी कम्यूटेड ले रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ मुझे जल्दी से, अगर वो कम्यूटेड ले रहा है तो एग्जाम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैम अगर तो वो जो अपनी पेंशन है कम्यूट कर रहा है तो उसको एग्जाम्पशन मिलेगी। अनकम्यूटेड है, पीरियोडिकली ले रहा है, तो उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इस केस में उसके पास दोनों केस हैं। वो कुछ पेंशन जो है वो अपनी कम्यूट कर रहा है और कुछ जो है उसकी अनकम्यूटेड है। पहले मैं अनकम्यूटेड वाला लिख रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से उसने अनकम्यूटेड रखी थी और कम्यूटेड भी है। देखो मैं आपको चार्ट बना के दिखा रही हूँ ना, लेकिन एग्जाम में आप तरीके से लिखोगे, यानी कि द पॉइंट नंबर 1 एंड ऑल। ठीक है, ऐसे चार्ट मत बताना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, बाकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी फिर। अच्छा, क्या कहा उसने? 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 1 February 2025 तक उसने रिसीव करे हैं 5,000 रुपीज़ पर मंथ, 5,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ पेंशन। अब इसमें कितने महीने हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं हुआ,
यही बात ध्यान रखनी है, क्योंकि 1 फरवरी से तो स्टार्ट हो गया था, उसने कहा 1 फरवरी तक के लिए, उसके बाद उसने क्या किया, कम्यूट कर ली थी अपनी कुछ पार्ट। तो 5000 पर मंथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 मंथ्स के लिए होता है, 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। कितना हो गया, 20,000 रुपीज़। साथ के साथ उसने क्या किया मैम, उसके बाद क्या उसने कुछ अनकम्यूट नहीं रखा उतने, लेकिन कितना, उसने ये बोला कि मेरा जो कम्यूट है, यानी वो पहले टोटल 5,000 रुपये महीना ले रहा था, अब उसने कहा कि इसमें से 60% तो मैंने ये बोल दिया मुझे ना इकट्ठे दे देना, ठीक है, लेकिन 60% इकट्ठे दे देना, यानी 40% वो अभी भी एज अ मंथली रिसीव कर रहा है, तो 40% कितने महीनों के लिए हमें देखना होता है, टिल द 31 मार्च, तो फरवरी मार्च 2 महीने के लिए उसने 5,000 के 40% को फॉर द 2 मंथ उसने रिसीव करा है। 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 10,000 का 40% 4,000 रुपीज़, यानी अगर हम देखें कि उसका टोटल अनकम्यूटेड कितना है, तो 20,000 प्लस 4,000 दैट इज 24,000 रुपीज़, 24,000 रुपीज़। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब उसका टैक्सेबल पार्ट कितना रहेगा, यानी कि भई ये 24,000 रुपये उसके लिए टैक्सेबल हो गया, क्योंकि अनकम्यूटेड वाला टैक्सेबल रहता है। फिर बात आती है कम्यूट कितना किया है, वो भी देख लेते हैं। उसने कहा था कि उसने कम्यूट किया है 3 लाख रुपए, उसने एज कम्यूटेड पेंशन रिसीव करे हैं, ठीक है। ये 3 लाख रुपए कैसे हैं, एज 60% कम्यूटेड हैं, 60% कम्यूटेड हैं, एज 60% कम्यूटेड है, एम आई राइट, ठीक है। अब रिसीव कितने करें भाई उसने, यानी यहाँ मैं ऐसे लिख दूँ कि उसकी जो कम्यूटेड पेंशन है वो 3 लाख रुपए है, यस। कम्यूटेड में से एग्जाम्शन मिलेगी क्या, मिलेगी। कितनी एग्जाम्शन मिलेगी, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 10A, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 10A गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितनी एग्जाम्शन मिलती है, फुली एग्जाम्प्ट रहता है। तो लिखो यहाँ पे लेस एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 10A कितना, कंप्लीट, दैट इज 3 लाख रुपीज़, यानी नील शेल बी टैक्सेबल है। तो इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उसका टोटल पार्ट टैक्सेबल रहने वाला है वो रहेगा 24,000 रुपीज़ ओनली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक बार ICAI के स्टडी मैट से भी दिखा देते हैं। यस, देखो अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव सबसे पहले लिख दोगे भाई अक्टूबर टू मार्च हुई है, 24,000 कैसे आया, 5,000 फॉर द 4 मंथ्स मैंने आपको बताया, और 5,000 का 40% फॉर द 2 मंथ्स। क्लियर, 24,000 मैंने आपको सारी कैलकुलेशन दिखाई है। उसके बाद जैसे हमने करा टैक्सेबल पेंशन शेल बी 24,000। नेक्स्ट उसने कहा था यहाँ पे हमें कि ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो तो हमने कर लिया। ही इज़ अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड ही इज रिसीविंग ग्रेचुटी ऑफ ₹5 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मैम 5 लाख का क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, चाहे वो सैलरी का हो, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स हो, GST हो, कॉस्टिंग हो, अकाउंट हो, कुछ भी हो, हमेशा प्रोफॉर्मा माइंड में रखा करो कि हाँ भाई ये प्रोफॉर्मा है। उसके बाद कंफ्यूज मत हुआ करो कि इधर उधर के कुछ पॉइंट्स गिवन है। अब हमने बोला था इफ़ ही इज़ अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, if he is a private sector employee receiving gratuity, उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, ठीक है। कितनी रिसीव हो रही है वो हमें मतलब नहीं है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ पेंशन देख रहे हैं। क्लियर, यस मैम। पहले तो पार्ट वही होगी कि उसका अनकम्यूटेड को यूसी लिख रही हूँ मैं, अनकम्यूटेड वाला, भाई अनकम्यूटेड वाला तो सबके लिए टैक्सेबल है। कितना आया था, 24,000 हमने ऊपर कैलकुलेशन करके दिखाई, वो तो सेम है, ये तो टैक्सेबल है ही। अब उसके बाद बात आती है कि कम्यूटेड स्टूडेंट्स, कम्यूटेड कितना किया मैम, उसने ना कम्यूटेड पेंशन रिसीव करी है 3 लाख रुपीज़। एग्जाम्शन कितनी दोगे, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10A देखते हैं। एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10A, भाई हमने बात की थी वो बंदा पेंशन भी रिसीव कर रहा है, ग्रेचुटी भी रिसीव कर रहा है, यानी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो एग्जाम्शन मिलेगी 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैम टोटल पेंशन ना क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी एग्जामिनर ने ना कुछ गलती कर दी। अरे एग्जामिनर ने गलती नहीं करी बच्चों, आप CA और CMA इंटरमीडिएट के एग्जाम दे रहे हो, यू आर नॉट डूइंग, आप कोई और को ऐसा नहीं कर रहे हो कि आपको बेसिक क्वेश्चन आएंगे। लेवल है आपका ना, आपको क्वेश्चंस के लेवल आने ही आने हैं, तो ठीक है। तो आपको कोई यहाँ पर वो बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझे बात।
तो ऐसे केस में आपको टोटल पेंशन कैलकुलेट करनी होगी। अब टोटल पेंशन कैसे निकालोगे? हमें पता है 60% इज 3 लाख रुपीज़। अगर 3 लाख रुपए 60% है तो क्या हम उसका 100% नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग द एवरेज फॉर्मूला? यस, वी कैन कैलकुलेट इट। कैसे? 60% अगर 3 लाख है तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स वाला लेकर जाऊं, ठीक है ना? तो 1% कितना होगा भाई? 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%, तो 100% कितना होगा? ऐसे ही निकालते थे ना हम कि 60 पे इतनी वैल्यू है तो 1 पे कितनी होगी, तो 100 पे कितनी होगी? 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% इंटू में 100%। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब निकाल के देखो इसको। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%, 3 लाख डिवाइड बाय 60%, 5 लाख रुपीज़। तो टोटल पेंशन आ गई 5 लाख रुपए। अब हमने कहा था यहाँ पे कि उसको 1/3 ऑफ टोटल पेंशन की एग्जाम्पशन मिलेगी, यानी स्टूडेंट्स एग्जाम्पशन शेल बी 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, यानी 1/3 ऑफ 5 लाख रुपीज़, 1/3 ऑफ 5 लाख रुपीज़। कैलकुलेट करो फटाफट से 1/3 ऑफ 5 लाख रुपीज़। सो कैलकुलेट करके देखो, इट विल बी 1,66,667। तो उसने कहा भाई उसको टोटल पेंशन रिसीव कम्यूटेड हुई थी 3 लाख रुपए, उसमें से माइनस करनी एग्जाम्पशन देनी है 1,66,667 की। तो 3 लाख माइनस 1,66,667 फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारे पास पार्ट आया वो रह जाएगा 1,33,333, ठीक है। तो इसके केस में कितनी पेंशन उसकी टैक्सेबल रही? एक तो ये वाली दैट इज 1,33,333 प्लस उसका अनकम्यूटेड पार्ट दैट इज 24,000। कैलकुलेट करो, प्लस 24,000, सो 1,57,333। आई होप क्लियर हो गया सबको कि कैसे आया ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक बार ICAI के मटेरियल में देखते हैं, यही आंसर है, यस। तो 1,57,333। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। नेक्स्ट उसने कहा था वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है लेकिन उसको कोई भी ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुई है। ऐसे केस में क्या था मैम? ऐसे केसेस में ना सेम वही पार्ट कि उसका जो अनकम्यूटेड है वो तो 24,000 आ ही रहा है। इसको भी मैं प्रेजेंट करने का तरीका दिखाती हूँ कि 24,000 हर बार आप ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखोगे? अब आता है कम्यूटेड, क्योंकि एग्जाम्पशन कम्यूटेड से मिलनी है। कितना आया टोटल पेंशन? 5 लाख रुपीज़। रिसीव कितनी हुई है? 3 लाख। एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स उसको? अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10A मैम एग्जाम्पशन मिलेगी हाफ, क्योंकि ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुई है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा दे दो, तो 1/2 ऑफ टोटल पेंशन। यानी मैं फिर से बोल रही हूँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना, टू सेव आर टाइम मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, एग्जाम में पूरा लिखना अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते शॉर्ट फॉर्म के। 1/2 ऑफ 5 लाख रुपीज़ इट विल बी 2,50,000। तो कितना हो गया? 3 लाख माइनस 2,50,000 दैट इज 50,000 रुपीज़ शेल बी टैक्सेबल ईयर। तो 50,000 प्लस ये अनकम्यूटेड वाला 24,000, 74,000 शेल बी टैक्सेबल इन द केस अगर वो क्या है, इफ इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय नॉट रिसीविंग ग्रेचुइटी एट टाइम, ठीक है। तो 74,000। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बात आ रही है मैम, एक तो जैसे ICAI ने किया हुआ है ना अपने स्टडी मटेरियल में कि उन्होंने हर बार अनकम्यूटेड पेंशन को कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है कि कैसे 24,000 आई। क्या हम ऐसे करें? स्टूडेंट्स आप ऐसा कर सकते हो इफ़ यू वांट, लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम में बहुत ही एक लिमिटेड टाइम होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम बैठ के एक ही क्वेश्चन को हाफ एन आवर देते, नहीं। सो आप ऐसे में क्या करो, जब आपने फर्स्ट टाइम अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव करी है तो उसको वहाँ कैलकुलेट मत करो, इंस्टेड ऑफ इट कैलकुलेट इन द वर्किंग नोट्स। आपने मान लो वर्किंग नोट्स में उस तरीके से कैलकुलेट करके दिखा दी कि भाई 5,000 पर मंथ फॉर द 4 मंथ प्लस 5,000 का 40% फॉर द 2 मंथ, टोटल आ गया 24,000। यहाँ 24,000 की कैलकुलेशन हो गई, इसको नाम दे दो वर्किंग नोट नंबर 1। फिर जब भी आप अनकम्यूटेड पेंशन तीनों पार्ट्स में कहीं भी जिक्र करोगे तो वहाँ लिख देना एज कंप्यूटेड अंडर वर्किंग नोट नंबर 1। तो एग्जामिनर को पता है भाई इसमें वर्किंग नोट में ये एक ही बार करके दिखा दिया, बार बार करोगे सो इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ इट डू इट इन द वर्किंग नोट्स। क्लियर? यस, वर्किंग नोट नंबर ज़रूर दे दो और उसको बता दो कि भाई वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐसा है। इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं जिसमें हमने कैलकुलेट करना सीखा है कि पेंशन की टैक्सेबिलिटी क्या रहती है, ठीक है।
क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। मैंने सोचा हुआ है इनकम टैक्स के लिए ग्रेचुटी और जीएसटी के लिए आईटीसी के मैं टॉपिक्स लेकर आने वाली हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट के। फिर भी आपको लगता है मैम कोई और टॉपिक फटाफट से करवा दो क्योंकि ये टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा, सो डेफिनेटली यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ भी आप अपने डाउट्स बता सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।